हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस, है ना। और वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में करते हैं। मतलब कि अगर ऐसे कोई भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको साइंस से बहुत डर लगता है या उनको समझ में नहीं आता है, तो इन सेशंस के थ्रू वो साइंस में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को देखते हैं जो कि 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक में साइंस पोर्शन से इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा आप सभी लोगों के लिए होमवर्क। होमवर्क क्या है, अब तुरंत ही नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दे दो। एक वर्ड का तो है ही है, तो वर्ड बाय वर्ड आप चल सकते हो। कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। क्वेश्चन पूछा गया 2022 साइंस के अंदर में कि इन फॉलोइंग क्रॉप्स में से ऐसा कौन सा एक सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का। बहुत इजी सा आंसर है, तुरंत के तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। फटाफट से देखते हैं कौन से टॉपिक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अभी ना जो फादर ऑफ जेनेटिक क्लोनिंग है, उनकी हाल फिलहाल में अभी डेथ हुई है। तो इसके चलते ना इन्होंने सबसे पहला एक मैमल क्लोन किया था। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है डॉली। तो आज हम लोग डॉली की कहानी सुनेंगे। डॉली कौन है? डॉली एक शीप है। मतलब जब पैदा हुई थी तो लैम थी। अभी डॉली शीप, बहुत बढ़िया एज इसने पूरा अपना बिताया। तो ये क्लोनिंग का पूरा साइंस है क्या, इसको हम डिटेल में समझेंगे। फिर आप सबको पता है कि मच्छरों ने ना बिल्कुल जीना दुश्वार कर रखा है अपना। मलेरिया, डेंगू, पता नहीं क्या क्या परेशान करते रहते हैं। तो इन सब से लड़ने के लिए ना एक जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे मलेरिया जैसे हम लोग मेजर वेक्टर से, मतलब जो ये मच्छर वगैरह हैं, इनसे कैसे हम निपट सकते हैं, उसके बारे में हम एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है। और तीसरा जो टॉपिक है ना, वो बीटी कॉटन से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहाँ पर बीटी कॉटन के लो यील्ड के बारे में बात चल रही है। लेकिन हमारा मुद्दा जो है ना, वो बीटी कॉटन को समझना है। मतलब कि इसमें जो बीटी वर्ड है, ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो क्या है, इसके लिए हम लोग आज इस डिस्कशन में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं, हाल फिलहाल का बिल्कुल टॉपिक है। ये जो फादर ऑफ जेनेटिक क्लोनिंग है, वो है इयान विल्मट। एट द एज ऑफ 79 ही रिसेंटली पास्ड अवे। और इसके लिए ना डॉली की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डॉली, आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो, क्लोनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। क्लोनिंग का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप कि दो शक्तिमान आपस में एक दूसरे के आमने सामने आके बात कर रहे हैं। एक जैसी पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, एक जैसी आवाज़ निकाल सकते हैं। क्या ये क्लोनिंग है या फिर कुछ और है? देखो, क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, अगर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो अगर हम लोगों ने अपने लिविंग सेल्स की, ध्यान देना, ये लिविंग सेल्स की बात हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हमने लिविंग सेल्स की जेनेटिक कॉपी एग्जैक्टली बना दी, तो ये जो एग्जैक्ट कॉपी होगी ना, क्या कहलाएगी? क्लोन कहलाएगी। अब ये जेनेटिक कॉपीज़ जो बन रही हैं ना, ये किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का क्या मतलब है? देखो, ये जीन्स की कॉपी भी हो सकती है, पहनने वाला जीन्स नहीं, मतलब जो हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स है, हमारे सेल्स की कॉपीज़ बन सकती हैं, हमारे टिश्यूज़ की कॉपी बन सकती हैं, और पूरा जीता जागता जानवर या इंसान या पौधा, कुछ भी कह लो, वोल एनिमल और प्लांट, ये भी जो जेनेटिक कॉपी बन सकता है। इन सभी को हम लोग, प्लांट या एनिमल, इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोन बोल सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। तो ये जो कॉपीड मटेरियल है ना, ये एक्चुअल में सेम जेनेटिक मटेरियल का ही होता है। अब सेम जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये नहीं होता है कि आप ना बिल्कुल हूबहू एक ही शक्ल जैसी दिखोगे। आप लोग का बस जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। मतलब हो भी सकता है कि आप लोग एक जैसे दिखो, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हर बार इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना कि क्लोनिंग मतलब ये फोटोस्टेट मशीन में डालकर कॉपी पेस्ट करना नहीं है। क्लोनिंग का मतलब है, जेनेटिक क्लोनिंग का मतलब है कि हम लोग लिविंग सेल्स की कॉपी कर रहे हैं, जेनेटिक कॉपीज बना रहे हैं, या तो जीन्स की या सेल्स की, टिश्यूज की, या फिर पूरे प्लांट या एनिमल की। डन है इतनी बात? ठीक है। तो ये जो कॉपीड मटेरियल्स अभी हम बात कर रहे थे ना, ये एक्चुअल में सेल्स के प्रोडक्शन से बनेंगे। सेल्स का प्रोडक्शन मतलब सेल प्रोडक्शन। और फिर ये सेल प्रोडक्शन कैसे होगा? बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से। ठीक है।
तो एसेक्सुअल मेथड मतलब अगर नेचुरल हो जाएगा ना, अगर सेक्सुअल मेथड अगर इन्वॉल्व करेंगे तो फिर जेनेटिक क्लोनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो हम लोग अपने हिसाब से मतलब नेचुरली इसको कर सकते हैं। वैसे भी देखो कि क्लोनिंग दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक नेचुरल होता है और एक इस प्रकार के जेनेटिक क्लोनिंग होते हैं। तो जो नेचुरल होते हैं वो आपने देखे ही हैं, जुड़वा मूवी देखा है ना सलमान खान वाला। तो फिर जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, वो भी एक प्रकार का क्लोनिंग ही है, लेकिन वो नेचुरली होता है, उसमें हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग ना डॉली की कहानी एक बार समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो इस पिक्चर में 1996 में जब ये क्लोनिंग स्टार्ट किया गया तो 3 शिप्स की ज़रूरत पड़ी, एक शीप ए, एक शीप बी और एक शीप सी। हमें एक्चुअल में ना ए शीप का क्लोन बनाना था। तो क्लोनिंग किसकी करनी है? इनकी करनी है। अब इनसे हमें क्या चाहिए? इनसे हमें चाहिए होगा डीएनए मटेरियल, और डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होता है न्यूक्लियस में। तो इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियस डोनर बोलेंगे। और न्यूक्लियस डोनर सिर्फ न्यूक्लियस से थोड़ी नहीं होगा, पूरा सेल स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो उसके लिए आउटर एग सेल कहाँ से मिलेगा? एग सेल मिलेगा इस एग सेल डोनर से, जिस शिप का नाम है बी। तो यहाँ से हमने एग सेल डोनर ले लिया। अब किया क्या हमने कि डोनर न्यूक्लियस वाले शीप से हमने इनके मेमोरी ग्लैंड से यहाँ से कुछ सेल्स निकाले, उनको नॉर्मल ग्रोथ साइकिल में डालते हुए यहाँ पर हम लोग इससे न्यूक्लियस यूज़ करने के लिए इसको रख रहे हैं हम, ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या किया कि ना एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल इस बी शीप से रिमूव किया और इससे हम लोगों ने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, तो एक बिल्कुल इम्प्टी सेल बन गया। ये इम्प्टी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड एग सेल। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों सेल्स को ना आपस में फ्यूज़ करा देंगे कुछ इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक फाइनल सेल बनेगा, उसके अंदर ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ना, वो इस न्यूक्लियस डोनर वाले सेल का होगा, और जो आउटर कवरेज है मतलब जो आउटर सेल है वो एग सेल डोनर से होगा। अब इसमें फिर क्या हुआ, धीरे 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 इसको हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के साथ सेल डिवीज़न दिखाया, सेल डिवीज़न इम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और इम्ब्रियो फाइनली सी शीप को, जो कि सरोगेट मदर है, इसके वूम में हमने प्लेस कर दिया। और इनके पूरे प्रेगनेंसी पीरियड के बाद हमें एक प्यारा सा लैम्प मिलता है और इस लैम्प का नाम हमने रख दिया डॉली। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल था। तो इसमें आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या कि हम लोग क्लोनिंग के लिए क्या कर रहे हैं? एक तरीके से एक जिसका क्लोन बनाना है उसका न्यूक्लियस ले रहे हैं, एक वो शिप जो कि हमें बाकी के सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी यानी कि एग सेल प्रोवाइड करेगी, और तीसरा वो जो कि एक सरोगेट मदर जैसे बिहेव करेंगी, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था शिप का। अब आपको ये पता है कि डॉली तो चलो पहला क्लोन्ड मैमल है, लेकिन पहला क्लोन्ड वैसे कौन है? सबसे पहले हम लोगों ने फ्रॉग की क्लोनिंग की थी। इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है? बहुत हुआ है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है इंद्री। इंद्री क्या है? इंडियाज़ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में है ये। वहाँ के साइंटिस्ट ने पहली बार बफेलो को क्लोन किया था 2009 में, और इस बफेलो का क्या नाम था पता है आपको? इसका नाम था समरूपा। और इसके बाद बहुत सारे तेजस और ऐसे बहुत सारे मतलब बफेलोज और दूसरे दूसरे जानवर को हम लोगों ने क्लोन करके देखा है। इवन 2017 में चाइना ने भी ऐसे ही कुछ किया था। वहाँ पर उन्होंने आइडेंटिकल लॉन्ग टेल्ड मकाकू होते हैं ना, उनको क्लोन किया था। उनका नाम है जोंग जोंग, थोड़ा अजीब सा नाम है। जोंग जोंग 2 बार लिख लेना, और एक का नाम है हुआ हुआ, ठीक है। तो ये 2 आइडेंटिकल लॉन्ग टेल्ड मकाकूस थे। इन सब पूरे प्रोसेस को पता है हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब आप लोग नाम से समझ चुके होंगे, है ना। क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि देखो इस सोमैटिक सेल, जो मेमोरी ग्लैंड है वो सोमैटिक मतलब बॉडीली सेल, तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो एक तरीके का बॉडी सेल होगा, और उसके न्यूक्लियर को ट्रांसफ़र करके हम लोग क्लोनिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या अप्लाई किया है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, SCNT मेथड। तो ये याद रहेगा आप सभी लोग को, बहुत ईजी सा था ना, ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट तो है नहीं इसमें। ओके, तो अब जरा एक ना 1999 में ऑलरेडी डॉली से रिलेटेड UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो डॉली क्या पहली क्लोन्ड मैमल है? बिल्कुल।
डॉली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुई है, और डेफिनेटली जो यहाँ पर पूरा प्रोसेस है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हो रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखना 2017 में, देख लो अब 2017 में एक्चुअल में वो चाइना वाला एक्सपेरिमेंट याद है ना, जिसमें जोंग और हुआ हुआ दो आइडेंटिकल लॉन्ग टेल्ड मकाकू थे, इसीलिए बोला सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या समझते हैं। तो अब ये देख लो आप क्या आंसर लिखोगे आप इसका, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी किसके लिए होता है, ये हो जाएगा रिप्रोड्यूसिंग क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। क्या हो गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप लोगों के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके ड्रॉप कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग एकदम भरपूर अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया से इसका आंसर दे सको। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना कि हमारे पास ना आइंस्टीन के बाल का पूरा एक गुत्था है, और उसमें साइंटिस्ट किसी तरीके से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल होते हैं। तो क्या इसकी मदद से हम लोग दूसरा आइंस्टीन पैदा कर सकते हैं क्या, क्लोनिंग तो ये होगी ना। या फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल। अब रीज़न क्या दे रहे हैं कि देखो, किसी सेल से अगर हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको किसी भी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया, तो जो मतलब एम्ब्रियो में कन्वर्ट करने के लिए इंडिविजुअल एग्स और सरोगेट मदर के यूटरस में अगर हमने वुम में प्लांट कर दिया, तो जो भी आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनता ही है ना। तो क्या यही काम हम इससे कर सकते हैं। 1994 का क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब तक, लेकिन फिर भी अपने पैदा होने से पहले वाले यूपीएससी क्वेश्चन का इस कमेंट सेक्शन में आंसर तो बहुत इजी है, डेफिनेटली आप लोग दे सकते। हमारा अगला आर्टिकल जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जीडी जो हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में कोई भी स्पीशीज़ हो, मान लो अभी के लिए हम लोग मॉस्किटो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं ना कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करें, और इस रिप्रोडक्शन के चलते जितना भी इनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करें हम लोग। ठीक है, तो मोटा मोटा लेमैन लैंग्वेज में तो ऐसा समझ सकते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में थोड़ा साइंस की ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा, जीन ड्राइव क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जोन में, मतलब एक बीच का जो पोर्शन है ना, उसको हम लोग काट के कुछ अलग जीन को डिराइव करके उसमें फिट कर देते हैं। तो देखो हर ऑर्गेनिज्म के पास ना ऐसे पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होंगे, लेकिन अगर जीन ड्राइव के बिना अगर हमने दो ऐसे पेरेंट को अगर हमने मेट करने के लिए दिया, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ना, इसमें दोनों टाइप्स के होंगे, मतलब हाफ हाफ ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे दोनों टाइप्स के। लेकिन जब भी ये ग्रीन वाला जीन ड्राइव है ना, जीन ड्राइव के साथ जब भी एक दूसरा पेरेंट मेटिंग होती है, रिप्रोडक्शन जो भी होगा, तो इसमें जितने पैदा होंगे सारे के सारे जीन ड्राइव के ही होंगे, और ये जीन ड्राइव अगले ऑफस्प्रिंग भी यही करेगा, अगले ऑफस्प्रिंग भी यही करेगा, अगले ऑफस्प्रिंग भी यही करेगा, और ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम लोग सिलेक्टिवली जीन्स में चेंजेस कर रहे हैं, और उसको हम लोग इनहेरिटेंस के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि भाई देखो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है ना, मेंडेलियन जेनेटिक्स समझते हो क्या है। अरे वो जो ग्रिगोर मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट नहीं सुना था, पीस के ऊपर जो खूब सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बचपन में पढ़ा होगा बिल्कुल, है ना। ड्वार्फ प्लांट होता है, कुछ बड़े लंबे प्लांट हो जाते हैं, तो वो सारा मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। तो एक ट्रेट कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसी चीज़ की बात करता है ये मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं जीन ड्राइव, है ना। तो सिंपल सा ही था कि डीएनए स्ट्रैंड्स को निकालना है और कुछ ऐसे फिट कर देने हैं जिससे कि हम लोग क्या चेंजेस देखें कि आगे आने वाले जितने भी जीन ड्राइव वाले मॉस्किटोज़ हैं, वो आगे कुछ भी पैरासाइट्स अगर लेके चल रहे हैं अंदर, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उनके अंदर है ना, तो वो पूरा ख़त्म ही हो जाए, और आगे चल के जितने भी ऐसे मच्छर पैदा होंगे उनकी पॉपुलेशन तो पहले कंट्रोल रहेगी ही रहेगी, और अगर रही भी रही तो जितने भी पैदा होंगे ना, उनके पास ये कैपेसिटी ही नहीं होगी कि वो मलेरिया फैला दें, डेंगू फैला दें, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारा अगला आर्टिकल कॉटन के घटते हुए प्रोडक्शन के ऊपर है कि बहुत टेंशन भरा हुआ सिचुएशन है। पिंक बॉल वॉर्म जो था उसके अटैक से कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हुआ था, और यहाँ पर हमने कुछ मेटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया था। याद रखिएगा कि इसके पहले वाले आर्टिकल में हम लोग जीन ड्राइव की बात कर रहे थे, उसमें मेटिंग में डिसरप्शन नहीं ला रहे थे,
उसमें तो हम लोग जेनेटिक या फिर कुछ चेंजेस कर रहे थे, जीन एडिट कर दे रहे थे, जीन चेंज कर दे रहे थे, जिसके चलते क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन का जो एक सेगमेंट है वो इस तरीके से चेंज हो जा रहा था जिससे कि आगे आने वाले सभी ऑफस्प्रिंग्स इसी तरीके से पैदा होंगे और साथ ही साथ उनके अंदर पैरासाइट्स कैरी करने का ऐसा कोई टेंडेंसी ही नहीं बचेगा, है ना। यहाँ पर कुछ और तरीका है। ये वॉर्म्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी पेड़ पौधे पर या फिर फूलों पर लगते रहते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके था, एक तो अमेरिकन वॉर्म है और एक है पिंक बॉल वॉर्म। दोनों के बारे में बात करते हैं। वैसे जो वर्ड बीटी कॉटन के अंदर बीटी है ये हमेशा अमेरिकन वॉर्म था, उससे लड़ने के लिए बनाया गया था। ये बीटी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बीटी ना एक तरीके से बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, इसका नाम है बैसिलस थूरिंजिएंसिस। याद रहेगा, नहीं याद है तो 4-5 बार बोल लेना, याद हो जाएगा। बैसिलस थूरिंजिएंसिस। ये एक्चुअल में ना इसके पास एक जीन होती है जो रोता रहता है हमेशा। क्या नाम है उसका, रोने वाले का क्या कहते हैं, क्राई। तो इसके अंदर एक क्राई जीन्स है। ये क्राई जीन्स का काम होता है एक प्रोटीन पैदा करना जिसका नाम अगेन वही है, क्राई प्रोटीन। लेकिन इस प्रोटीन की खासियत क्या है, इस प्रोटीन की खासियत ये है कि वैसे तो जब तक ये बैसिलस थूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के अंदर होता है ना तब तक ये अपने इनएक्टिव फेज में होता है। लेकिन जैसे ही इसको सूटेबल पीएच वीएच मिले, मतलब कि जैसे ही ये इंसेक्ट्स के पेट के अंदर गया और उसको मस्त पीएच मिला तो ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने से क्या करता है ना, ये बहुत सारे होल्स कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आप इंसेक्ट्स जो भी खाना वाना खाता है वो पचता ही नहीं है उसका, और वो स्टार्व टू डेथ की तरफ आगे बढ़ता है, मतलब मर जाएगा, खाएगा लेकिन मर जाएगा। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे प्लांट्स पर यूज़ करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन तो है ही है, बीटी ब्रिंजल में भी यूज़ करते हैं, बीटी मेज़ में भी यूज़ करते हैं। तो बीटी वर्ड कहाँ से आ रहा है, ये सॉइल में पैदा होने वाले इस बैक्टीरिया से आ रहा है जो कि एक ऐसा जीन और उसके बाद एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि अगर मान लो एक कॉटन के ऊपर हमने बीटी कॉटन डाल दिया तो बीटी कॉटन के अंदर यही क्राई प्रोटीन होगा। क्राई प्रोटीन क्या करेगा, जैसे ही इंसेक्ट्स इसको खाने आएगा उसके अंदर में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो स्टार्व टू डेथ। समझ में आ गया ये कि बीटी कॉटन का क्या मतलब है। लेकिन देखो यहाँ पर जो एक आर्टिकल दिया गया है ना वो बेसिकली मेटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो मेटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजी, वैसे तो देखो यहाँ पर कुछ डेटा दिए हुए हैं कि बीटी रिवॉल्यूशन कब से कब तक स्टार्ट हुआ, पहले कितना ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके थे, बीच में हमने 13-14 में सबसे हाईएस्ट पीक अचीव किया था, बट उसके बाद अगेन हम लोग डिक्रीज़ करने लगे, है ना। तो ये कुछ डेटा है, उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। बीटी कॉटन के बारे में हमने बात कर लिया है और हम लोग बात कर रहे थे पिंक बॉल वॉर्म की। देखो बीटी के लिए तो वो अमेरिकन वॉर्म था, उससे लड़ने के लिए हम लोगों ने बीटी कॉटन बना दिया था। लेकिन ये पिंक बॉल वॉर्म जो था ना ये मोनोफेगस था। ये मोनोफेगस जो होते हैं ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही चीज़ पर टिके होते हैं अपने खाने पीने के लिए। तो ये सिर्फ कॉटन पर ही टिके थे खाने पीने के लिए। तो ये भी अपना दिमाग लगा के बहुत शातिर हो गए। इनको लगा कि यार ज़िंदगी में अपने पास खाने को बस कॉटन है, और अगर बीटी कॉटन खा के हम मर गए तो फिर तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई होगी। उस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया होगा कुछ अच्छा करते हैं, जेनेटिक चेंजेस लेके आते हैं अपने अंदर। इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। मतलब क्या था, बीटी कॉटन के अगेंस्ट इन्होंने रेसिस्टेंस पैदा कर लिया कि ये लाओ बीटी कॉटन, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो तुम्हारा क्राई प्रोटीन है इसको खाने के बाद भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं, ऐसा वरदान प्राप्त है अब हमें। तो ये चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि ये मोनोफेगस था, बस कॉटन पर ही डिपेंडेंट था। बाकी वो अमेरिकन वाला तो ऐसे ही चला गया, उसके पास तो और भी ऑप्शन थे, दूसरा दूसरा कुछ खाने के लिए निकल गया वो। तो कॉटन तो बच गया, लेकिन मोनोफेगस पेस्ट जो अब बीटी कॉटन से रेसिस्टेंस है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए वही जैसा हमने यहाँ पर बात किया था कि कुछ मेटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया। मेटिंग डिसरप्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना एक फेरोमोन्स का नाम सुना है आप लोगों ने। फेरोमोन्स ना एक तरीके का ऐसा हार्मोन बोल सकते हो या फिर ऐसा एक लिक्विड सीक्रेट होता है जो कि फीमेल्स सीक्रेट करती हैं, और इसकी महक से जो मेल इंसेक्ट्स थे, मेल पिंक बॉल वॉर्म थे, ये इनसे अट्रैक्ट होते थे मेटिंग के लिए। ठीक है,
तो साइंटिस्ट को लगा कि यार यही फेरोमोन्स की महक अगर लैब में बन जाए ना, तो फिर इन सभी मेल पिंक बॉलवर्म को बुला के पकड़ लेते हैं, इनका मीटिंग ही रुकवा देते हैं, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, वो वाला हिसाब किताब। तो इन्होंने सक्सेसफुली फेरोमोन्स डेवलप कर लिया। ये जो फेरोमोन्स पिंक बॉलवर्म के लिए यूज़ होता है, ये इनकी जो फीमेल इंसेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, इसका नाम है गॉसिप ल्योर। क्या नाम है? गॉसिप ल्योर। तो इन्होंने गॉसिप ल्योर फेरोमोन्स को लैब में बना दिया, एक पेड़ के सहारे बांध के उसमें एक कुछ mg ये गॉसिप ल्योर रख दिया, और इसकी महक से हमारे मेल पिंक बॉलवर्म अट्रैक्ट होकर आते रहे, और वहाँ पर आए तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, वहाँ पर कोई फीमेल पिंक बॉलवर्म नहीं थी। और इस तरीके से इनकी मेटिंग को रोकते हुए हमने अप्रॉक्सीमेटली 90% तक जो हमारा कॉटन रिडक्शन था इस प्रोडक्शन में, उसको अचीव कर लिया। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। एक कौन सा हमने डिस्कस किया, एक तो देखो बीटी कॉटन के लिए, जिसमें हम लोग जीन ऐड करते हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट के अंदर में क्राई प्रोटीन या फिर क्राइजीन ऐड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए वो जीन एडिशन का हो गया। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला हिसाब किताब से हम देख सकते हैं। और इसके बाद एक हमने देखा मीटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजी, और इसके पहले हम लोगों ने जीन ड्राइव देखा था, और उसके भी पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, क्लोनिंग के बारे में। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक सारे के सारे समझ में आए होंगे। इनकी पीपीटीज़ वगैरह चाहिए तो आप आराम से इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।